हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में परसाई जी के प्रसिद्ध व्यंग कहानी क्या है, भोला राम का जीव। ठीक है, तो जो भोला राम का जीव जो इसके मूल समीक्षा के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। और अब हम उस कहानी का नाम क्या है, भोला राम का जीव। तो उस कहानी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मूल उद्देश्य, कथन, पात्र, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और सारांश के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम भोला राम का जीव जो है वो एक प्रसिद्ध व्यंग कहानी है और उस व्यंग कहानी का रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, ये कि प्रसिद्ध व्यंग लेखक है। कौन? हरिशंकर परसाई। मेरी जो प्रीवियस क्लास में मैं परसाई जी के बारे में डिटेल्स बता चुकी हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो जो भोला राम का जीव, इस व्यंग कहानी के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? यदि मैं कहूँगी इसका प्रकाशन 2016 में वाणी प्रकाशन द्वारा किया गया था। बट इसका पहले जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था ये मुझे पता नहीं, तो किताब में तो नहीं लिखा है। बस किताब में यही लिखा गया है कि 2016 में वाणी प्रकाशन द्वारा किया गया है। ठीक है, और परसाई जी के जो जन्म कब हुआ था, 22 अगस्त 1924 में। कहाँ पर? जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? 10 अगस्त 1995 में, जबलपुर, वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो परसाई जी, ये व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले पहले रचनाकार है। ठीक है, मैं जो कह रही हूँ वो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, मैं जो भी कह रही हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनिए और नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, तो समझ में आ रही है परसा जी के बारे में मैं जो कहा। उसके बाद हम भोला राम का जीव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भोला राम का जीव एक क्या है, एक व्यंग रचना है। ठीक है, मैं क्लियर स्पष्ट रूप में बता रही हूँ। ठीक है, मैं स्पष्ट मतलब स्लो और स्पष्ट में बता रही हूँ। नोट कीजिए नोटबुक में और प्रैक्टिस कीजिए। तो भोला राम का जीव एक व्यंग रचना है। ठीक है, तो यहाँ जो जीव कहा गया है, भोला राम का जीव जो है, वो जीव जो शब्द है, जो जीव, वो जीव का अर्थ क्या है ना? ये जीव का अर्थ है मनुष्य, मतलब भोला राम की आत्मा, अर्थात रूह। आत्मा को रूह कहते हैं ना। तो यहाँ जीव का अर्थ मनुष्य अथवा भोला राम की आत्मा या रूह से है। ठीक है, तो इस रचना में, मतलब भोला राम का जीव रचना में, लेखक ने एक मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी, जड़ता और यथार्थ का उद्घाटन किया है। समझ में आ रही है ना? देखिए, मैं स्लो से मैं बता रही हूँ, एक एक वर्ड में बता रही हूँ क्लियर से। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो इस रचना में लेखक ने एक मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से
शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी, जड़ता और यथार्थ का उद्घाटन किया है। किसने? परसाई जी ने। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यह कहानी भोलाराम का जीव कहानी जो है वह सतही तौर पर एक व्यक्ति की व्यथा, ठीक है, एक व्यक्ति की व्यथा कथा दिखाई देती है जो भ्रष्टाचार की चक्की में पीस रहा है। वो कौन? भोलाराम ना। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र को नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार के सिंकज में आम आदमी की असहाय और दयनीय अवस्था को, भ्रष्ट नौकरशाही की विसंगतियों, उसकी विरूपता और अमानवीय प्रवृत्तियों का उकेरा किए हैं। ठीक है, और इस कहानी में पौराणिक पौराणिक कथा को आधार बनाकर कहानी में व्यंग्य निर्मित किया गया है। समझ में आ रही है? और इस कहानी में कुछ कथानक भी दिया गया है। तो देख सुनिए, इसमें कथानक में क्या लिखा गया है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये कोटेशन में लिखा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, इस वाक्य से भोलाराम का जीव जो कहानी शुरू होती है। कैसा नहीं हुआ था? तो धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। तो इस बार क्या हुआ? ये कुछ कोटेशन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है। ठीक है, ये धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करने आ रहे थे। तो इस बार क्या हुआ? ये कथानक है, भोलाराम का जीव के कथानक। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस बार हुआ यह कि भोलाराम के जीवन में, ठीक है, तो इस बार यह हुआ कि भोलाराम के जो जीव है वो जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। ठीक है, तो जो भोलाराम के जीव है वो 5 दिन पहले देह त्यागी कर दिए थे और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है, देखिए ये भी एक कथन है जहाँ यहाँ पर लिखा गया है कि 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था। ठीक है, पर यह अभी तक नहीं पहुँचे। ये भी एक कथानक है। तो इस समय नारद जी वहाँ पहुँचकर, ठीक है, तो पूरे मामले के बारे में पता करते हैं और भोलाराम को ढूंढने पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने पता लगा कि उसकी गरीबी की बीमारी थी और 5 साल अपनी पेंशन के लिए दरखास्त देते देते भी पेंशन नहीं बंध पाई थी। तो इन 5 सालों में सब गहने बेचकर खा लिए गए थे। ठीक है, और जो 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 5 सालों में सब गहने जो बेचकर खा लिए थे, तो इन 5 सालों में जो गहने बेचकर उन्होंने खा लिए थे, तो इस मैंने बेचकर जो खा लिए थे ना, इस चिंता में घुलते घुलते और भूख के मरते मरते उन्होंने
दम तोड़ दिया था। किसने? भोलाराम ने। तो नारद को इस दुख गाथा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। तो वे तो भोलाराम का जीव मतलब आत्मा आत्मा को ढूंढ रहे थे। किसने? नारद ने। तो बाद में नारद का दिल मतलब पसीज गया और वे अपनी वीणा के साथ पेंशन के दफ्तर जा पहुंच गया। वहाँ उन्हें पता लगा कि भोलाराम ने पेंशन के लिए दरखास्त तो ही दी थी, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था। वजन का मतलब रिश्वत। ठीक है। तो वजन नहीं रखा था। तो नारद क्या रिश्वत देते भला? तो वजन के नाम पर उनके पास मतलब नारद के पास उनकी वीणा ही थी। तो साहब ने कहा कि यह सुंदर वीणा है। ठीक है। और इसका वजन भी दरखास्त पर रखा जा सकता है। यह कथन किसने कह रही है? साहब ने, कि यह सुंदर वीणा है, इसका वजन भी दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, तो यह मैं उसे दे दूंगा। तो ये कथन साहब ने नारद को कह रही। तो नारद जी की वीणा ले लेने के बाद किसने ले लिया? साहब ने। ले लेने के बाद भोलाराम की जो फाइल है वो मंगवाई और साहब ने नारद से उसका नाम, नारद ने कहा कि उसका नाम भोलाराम है। तो अपना नाम सुनकर 100-150 दरखास्तों के बीच आवाज आई कि कौन पुकार रहा है मुझे। ये कथन भोलाराम ने कह रही है कि कौन पुकार रहा है मुझे। तो नारद ने कहा कि नारद ने क्या कहा कि चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार है, इंतजार हो रहा है। ठीक है। तो भोलाराम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं जाना है। ठीक है। मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरखास्त में भटका हूँ। ठीक है। और यही मेरा मन लगा है। और क्या? तो मुझे भोलाराम ने जवाब दे रही है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में भटक रहा हूँ व भटका हूँ। तो यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जा सकती। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है। और इस कहानी के जो पात्र है वो कौन है? इस कहानी के पात्र कौन कौन है ना? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम, भोलाराम की पत्नी और उसकी बेटी तथा साहब। तो ये सब भोलाराम का जीव जो व्यंग कहानी है, इस कहानी के सब पात्र है। ठीक है। और कहानी की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ मतलब कथन के बारे में हम जानेंगे। मुख्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, प्रमुख पंक्तियाँ क्या है देखेंगे। ठीक है। उस कथन किसने कहा किसको, ये भी हम जानेंगे। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कथन, जो देखेंगे देखिए जो प्रमुख भोलाराम के जीव कहानी के जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं, देखिए यहाँ पर एक पंक्तियाँ दिया गया है। देखिए ये पंक्तियाँ यहाँ पर है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है। तो देखिए यहाँ पर, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ये जो कथन है, प्रमुख पंक्तियाँ जो कथन है, यह कथन किसने किसको कहा? चित्रगुप्त ने धर्मराज से कह रहा है। ठीक है। कि महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोलाराम का जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ है, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है। तो ये एक कथन है। और भी एक कथन है कि देखिए और भी एक कथन है। देखिए यहाँ पर एक कथन भी लिखा गया है। देखिए ये भी एक कथन है। ठीक है। कि
चित्रगुप्त की तरफ देखते हुए धर्मराज ने व्यंग रूप से कह रही है कि तुम्हारे रिटायर्ड होने की उम्र आ गई, भला भूलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो ये धर्मराज ने व्यंग से किसको कह रही है, किसको कह रही है, चित्रगुप्त को व्यंग के रूप में कह रही है कि तुम्हारी भी रिटायर्ड होने की उम्र आ गई, भला भूलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। ये भी एक प्रमुख कथन है, ठीक है। तो और भी एक कथन है कि देखिए, ये भी एक कथन है, अ, अब मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक्य नहीं हो। जिंदगी भर उनने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। ये भी एक कथन है जो कि भूलाराम की स्त्री ने क्रूर होकर नारद की तरफ से देखा और कहा, ठीक है, कि अब कुछ मत बको महाराज, तुम तो साधु हो तो उच्च के नहीं हो। तो जिंदगी भर उनने किसी दूसरी की स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। किसने? भूलाराम ने, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कथन है। और भी एक कथन है, देखिए, और भी एक कथन है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पर नारद बोल रहा है कि मामला बड़ा दिलचस्प है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका नाम पता, उसका नाम पता तो बताओ कि मुझे पृथ्वी पर जाता हूँ। तो ये नारद ने कह रही है कि मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ, ठीक है। ये भी एक क्या है, प्रमुख कथन है, ठीक है। और भी एक कथन है, एक क्या है, और भी एक कथन है, देखेंगे। देखिए, और भी एक कथन है, देखिए यहाँ पर है, आप हैं बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भूलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। तो ये जो कथन है, क्या है कि मैंने पुण्य करना पड़ता है। आप भूलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भूलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो ये जो इतने जो कथन, ये जो इतनी जो कथन है, ये क्या है, ये मतलब ये साहब ने कह रहे किसको, नारद को, कि आप हैं बैरागी, तो दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भूलाराम के गलती तो की गई कि भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी एक दान पुण्य करना पड़ता है। तो आप भूलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, तो भूलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए, मतलब रिश्वत रखिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कथन है, ठीक है। और भी एक कथन है, हम देखेंगे कि एक भी कथन है कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख कथन है। देखेंगे कि नारद ने भी ये भी कहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसको, कि भूलाराम के पत्नी जो कह रही है कि उसको उन्होंने कहा, कहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भूलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो ये जो कथन है, मतलब जो ये कथन नारद ने किसको कहा, भूलाराम के स्त्री को, ठीक है, मतलब नहीं, भूलाराम के बेटी को, ठीक है, कि किसके बारे में, भूलाराम की पत्नी के बारे में, कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, तो आपके माँ को, मतलब भूलाराम की स्त्री को बाहर आने के लिए भूलाराम के बेटी को कह रही है कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भूलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, तो अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो ये बात नारद ने कह रही है। ये भी एक क्या है, कथन है, प्रमुख कथन है, ठीक है। और भी एक प्रमुख कथन, देखिए यहाँ पर भी एक कथन है, लिखा गया है कि इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था।
तो ये जो कथन है, यह कथन चित्रगुप्त ने कहा। ठीक है, यह कथन चित्रगुप्त ने कहा है। ठीक है, और एक भी और एक भी कथन है। ठीक है, जो कि यमदूत ने भी कहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रमुख कथन की प्रमुख पंक्तियाँ, भूलाराम के जीव के कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो उसके बाद उस कहानी के उद्देश्य क्या है, मतलब परसाई जी ये कहानी जो लिखे हैं वो लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है ना। इस कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य यही है कि भ्रष्ट नौकरशाही की जड़ता को उजागर करना। ठीक है, और निर्माण उद्योगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ प्रकाश भी यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, कि किस प्रकार निर्माण कार्यक्रमों अपनी जिम्मेदारी को भूलकर पैसे के लालच में लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं, और सरकारी दफ्तरों में चलने वाली जो रिश्वतखोरी जो है उस पर भी रोशनी डाली गई है। ये है लेखक इस कहानी की लिखने के पीछे मूल उद्देश्य है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद हम कुछ समीक्षात्मक व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए भूलाराम के जीव कहानी को यदि हम समीक्षात्मक व्याख्या करेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। तो आजीवन सेवा करने के पश्चात भी व्यक्ति को अपने हक मतलब पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यह संघर्ष उसके जीवन में इतना अहम महत्व रखने लगता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती है। जिन योजनाओं को और सुविधाओं को सरकार आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है, वो कुछ कर्मचारियों के लालची स्वभाव के कारण सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो रही है। तो भूलाराम की निर्जती इतनी फाइलबद्ध हो चुकी है कि उसका जीव उन फाइल को छोड़कर स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। इसी तरह यह कहानी केवल व्यंग को साधने वाली ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसा त्रासद व्यंग छिपा है जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति को अनावृत करता हुआ मनुष्य की स्थिति को भी उद्घाटित किया गया है। ठीक है, और परसाई जी लिखते हैं कि मुझे चूहों ने ही नहीं मनुष्यनुमा बिच्छू और सांपों ने भी बहुत काटा है, और जब भी ऐसा होता है तब किसी भी व्यक्तित्व में एक धार आ जाती है, एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रतिपल होती रहती है। तो यथार्थ की टक्कर से ऐसा बोध पैदा हो जाता है जिसमें उस समाज को बदल डालने की विकट इच्छा का होना जो लजीम होता है। तो बरसते सूझ की दिशा जो है सकारात्मक है। ठीक है, और मधुरस जी का विचार है। ठीक है, मधुरस जी का विचार यह है कि भूलाराम का जीव देश की समुच्ची व्यवस्था पर एक रनिंग कमेंट्री जैसी है। ठीक है, और इस कहानी का सारांश यदि हम करेंगे तो सारांश क्या है ना, इस प्रकार हम पाते हैं कि भूलाराम का जीव प्रकारांतर से नहीं कलात्मक रूप से कहानी के माध्यम से समाज की तीव्र आलोचना किया गया है, और स्वतंत्रता मिले हुए कोई अरसा भी नहीं गुजरा या कि मूल्यों में गिरावट आ गई, तो ढांचा चरमराने लगा, तो व्यवस्था भंग हो गई, और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला ये भी हो गया। इस सब को मदद मिली पुरानी पिछड़ी हुई पुरान पंथी चेतना से। ऐक्यजा मतलब ऐक्यजा निकटता। ठीक है,
से और झूठी संस्कृति से भी ये भी हुआ है। जिस धर्म और संस्कृति में सुंदर व्यवस्था को स्थापित करने की, उसका विकास करने की क्षमता नहीं होती, वो शोषक उत्पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार बन जाती है। ठीक है, तो परसाई ने अपनी जनता को केंद्र में रखा, उसे नायक बनाया और उसकी दुर्दशा का खुला चित्रण भी किया। तो धारदार धारदार भाषा में अपनी अंतर वस्तु को प्रस्तुत किया और भ्रष्ट नौकरशाही की निर्लज्ज पराकाष्ठा को यहाँ पर दर्शाया। इस कहानी के द्वारा अपने पाठकों को एक नए सौंदर्य बुद्ध की पहचान भी कराई। उनका व्यक्तित्व, लेखक स्वरूप और व्यंग के बारे में उनकी मान्यताएं और पाठकों के प्रति सीधा संबोधन कर, ठीक है, संबोधन कर और संबोधन का जो संश्लिष्ट रूप में यह कहानी लिखा गया है। ये परसाई जी ने ही पाठकों के प्रति सीधा संबोधन का संश्लिष्ट रूप में एक कहानी लिखे हैं। किसने? परसाई जी ने। ठीक है, तो ये थी भोलाराम जीव के कुछ सारांश। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि भोलाराम का जीव कहानी के मूल सारांश, प्रमुख कथन, समीक्षा समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ठीक है, यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।